नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए इतिहास का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो वीडियो को आप लोग जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। इतिहास का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है आपका, बंगाल टेनेसी एक्ट ये किस वर्ष में लागू हुआ था? 4 विकल्प है, आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 1885 ईस्वी में। बंगाल टेनेसी एक्ट ये 1885 ईस्वी में लागू हुआ था। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना हुई थी। और इस समय भारत की वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे, और इनके ही अध्यक्षता में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ था। तो सन पूछा गया 1885 सही हो जाएगा यहाँ। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर। माउंटबेटन ने देशी राज्यों के विलीनीकरण या सम्मिलन के लिए जो है 2 प्रकार के प्रपत्र तैयार करवाए थे। पहला जो था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, और दूसरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। तो यहाँ पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? तो वह था बीकानेर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतारा में। 1942 ईस्वी में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तामलुक में समानांतर सरकारें गठित की गई थीं। तो ऑप्शन में सतारा दिया गया है, जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा। बलिया और तामलुक भी था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसमें सही जो होगा सी ऑप्शन, महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर भारत की सक्रिय राजनीति से स्वयं को जोड़ा, और 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके पश्चात उन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, और खिलाफत व असहयोग आंदोलन के साथ ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह भी किया था। और केरल के जो है त्रावणकोर राज्य में वायकोम सत्याग्रह आंदोलन में अछूतों के मंदिर प्रवेश की मांग का भी इन्होंने समर्थन किया था। महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह ये भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेरल्ड आंगियार ने। जब चारनाक ने कलकत्ता को बसाया था और जेराल्ड अंगियार ने बम्बई पर अधिकार कर लिया, तब यह नगर बहुत ही सामान्य अवस्था में था। बाद में अंग्रेजों ने इसे एक व्यापारिक रूप में विकसित किया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें है वॉइस ऑफ द सिटी। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वॉइस ऑफ द सिटी के लेखक ओ हेनरी हैं। बाकी जो है रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड की लेखिका जो है विजय लक्ष्मी पंडित हैं। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इनके द्वारा लिखा गया है, और प्रिजन डायरी इनके ही द्वारा लिखा गया है। वॉइस ऑफ द सिटी जो है ओ हेनरी के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। 7वां प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। बैठक में वर्धा प्रस्ताव, जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है, और इसकी अनुशंसा जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन को
अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई मानी जाती है और इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। तो पूछा गया किसने अनुशंसा की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। 8वां क्वेश्चन है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, कलकत्ता सत्र 1906 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 ईस्वी में आयोजित हुआ था, इसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा व शासन से जुड़े प्रस्ताव भी पारित हुए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 9वां क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था। यहाँ पे डी ऑप्शन सी होगा, जयानंद भारती। और 10वां जो क्वेश्चन है वो आपका, साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का साथ दिया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने। साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस का साथ मुस्लिम लीग ने दिया था। 11वां क्वेश्चन है, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो है संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्रा में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा ये महासचिव चुने गए थे। 12वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था वेल्लूर में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वेल्लूर विद्रोह ये आपका 10 जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य के वेल्लूर में हुआ था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से भी आधी सदी पहले यह घटित हुआ था। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह इरेस्मस के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द प्राइज ऑफ फल्ली, जिसे स्तुति ऑफ फल्ली भी कहा जाता है और इसका हिंदी रूपांतरण मूर्खता की प्रशंसा है। यह 1509 ईस्वी सन जो है आप याद रख सकते हैं। 1509 ईस्वी में लैटिन में इरेस्मस द्वारा रॉटरडैम में लिखा गया एक निबंध है, जो कि पहली बार जून 1511 ईस्वी में छपा था। तो पूछा गया द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इरेस्मस ने। 14वां क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की थी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी ने की थी और इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था, जिनमें गांव के लोग अपने मुखिया या फिर प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान में अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर वह लेते थे। 15वां क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की रचना है। इन्होंने इस पुस्तक के द्वारा बताया कि गरीबी और भुखमरी का मूल कारण ब्रिटिश रेगुलेशन था और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कि पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारतीय सुरक्षा और आंतरिक संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक जो है बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य व रेलवे लाइनों के सूत्र में बांधकर एक कर दिया गया।
तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा में मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा 1853 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ का संबंध है? तो इनका संबंध है सिंचाई से, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक आयोग सिंचाई के पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त किया और इस आयोग ने सुझाव दिया कि 4.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त धन आने वाले 20 वर्षों में सिंचाई व्यवस्था पर व्यय किया जाए। तो इनका संबंध किससे है? सिंचाई से। 19वां क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा तांबा का। और 20वां क्वेश्चन है, वह भक्ति काल का संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे? तो वह थे रामानंद, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने का श्रेय रामानंद को जाता है और इनका जन्म इलाहाबाद, जो कि वर्तमान नाम प्रयागराज में हुआ था। रामानंद रामानुज के मतावलंबी राघवानंद के यह शिष्य थे। 21वां क्वेश्चन है, किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो वह थे रामानंद, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो वह थे अकबर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मुगल कालीन शासक अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। यद्यपि अकबर के समय में अनेक तरह के कलात्मक सिक्के जारी किए गए, जिसमें चांदी के सिक्के के एक तरफ जो है धनुर्धारी राम और दूसरी तरफ सीता की प्रतिमा अंकित थी और देवनागरी लिपि में राम सिया अंकित है। 23वां प्रश्न है, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत थे कहलाते थे? तो यहाँ पे सही होगा डी ऑप्शन आपका, इनमें से कोई नहीं। चगताई वंश के शासकों द्वारा जो है मिर्जा उपाधि का प्रयोग किया जाता था, जबकि खान खाना की उपाधि मुगल बादशाहों के द्वारा विशेष सेवा के उपलक्ष्य में दी जाती थी, और जबकि जो है भारतीय अमीर के संतानों को शेख ज़्यादा कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की माँ थी, की मृत्यु 1604 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु पर अकबर के साथ बहुत से राजपूत अमीरों ने अपने सिरों को मुड़वा लिया था। 25वां क्वेश्चन है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजिक ए बाबरी लिखी गई थी? तो यह लिखा गया है तुर्की में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, शेर शाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, बहार खां के अधीन। और 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, जहांगीर ने। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निशात बाग की नींव रखी और उसी ने जो है शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर भी लगवाया था। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक आश्रय दिया, फलस्वरूप उसके समय में बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ। जहांगीर के समय में सबसे जो उल्लेखनीय इमारत है वह एतमाद-उद-दौला का मकबरा। 28वां क्वेश्चन है, अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रथम यात्रा कब की थी? तो ये 1562 ईस्वी में किया था, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार 1562 ईस्वी में गया था और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। इनका जन्म 1143 ईस्वी में सिस्तान एवं मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। 1192 ईस्वी में वह मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली तथा उसे निर्मित किया। उसने सीरी का वह नगर बसाया, उसमें 1000 स्तंभों वाला महल बनवाया।
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जो है जमैयत खाना मस्जिद और कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा भी इसने बनवाया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाए कि बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। 31वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा दाम। दिल्ली सल्तनत में देहली वाला, टंका, जीतल, दुगानी, अदली, उसके बाद बहलोली जो है खिफाफाती आदि सिक्के प्रचलन में थे। दाम ये सल्तनत काल में प्रचलन नहीं था। दाम का प्रचलन शेर शाह सूरी ने किया था। किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह के समय मुद्रा नीति में जो है काफ़ी परिवर्तन हुए, जिनमें शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया नाम से प्रचलित हुआ और शुद्ध तांबे के सिक्के दाम कहलाए। और जो है दाम की तौल जो है वह 380 ग्रेन वह नियत की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ? तो लाहौर में दफनाया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। इसकी मृत्यु जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। मृत्यु के पश्चात इसे लाहौर में दफनाया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। 33वां क्वेश्चन है, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद तुगलक ने। और 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था अमीर खुसरो के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विख्यात कवि अमीर खुसरो, इसका उपनाम तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता था। अमीर हसन व खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किया था। अमीर खुसरो भारत का पहला कवि था जिसने अपनी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो है खजायन उल फुतूह, आसिका, ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद जो है नूह सिपेहर और तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी और वह एक कुशल सेनापति व शासक था। युद्ध के समय घोड़े व व्यक्तियों को न बदला जा सके, इसके लिए एक क्रमशः दाग व हुलिया की परंपरा शुरू की गई। तो प्रश्न पूछा जाता है दाग व हुलिया प्रथा या परंपरा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 37वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था अबुल हसन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, गुप्त काल में सारथवाह कहा जाता था? तो वह कहलाता था व्यापारिक कारवां का प्रमुख। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुप्त काल में वाणिज्यिक निकायों को उनके वास्तविक कार्य या स्वरूप के आधार पर विभाजन हुआ था। व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता था और निगम का प्रधान व श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारियों के समूह को सार्थ तथा उनके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था। नगर ये श्रेष्ठीन बैंकरों एवं साहूकार के रूप में कार्य करते थे। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? तो वह था विद्याधर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महमूद गजनवी का चंदेलों पर पहला आक्रमण वह 1019-20 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल शासक वह विद्याधर था जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। फलस्वरूप महमूद गजनवी को विवश होकर विद्याधर के साथ संधि करनी पड़ी थी। 40वां प्रश्न है, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था, वह था महफूजा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी?
तो वह था राजेंद्र प्रथम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राजेंद्र चोल प्रथम चोल शासक राजराज प्रथम का पुत्र था और इसने 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक शासन किया था। इसकी उपाधि थी गंगई कोंड चोल वीर राजेंद्र। उसके बाद जो है पंडित चोल, तो पंडित चोल पूछा गया यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। 42वां क्वेश्चन है, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया गया है कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम की जो है पत्नी थी वह थी महादेवी अनंत देवी, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का जो नाम था वह था कुमार देवी, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा या कुबेर नामा यहाँ लिखा गया है, तो सी का हो जाएगा पहला, यानी कि 3 2 1 3 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो वह था पुष्यगुप्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल नियुक्त किया। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था और ये अनेक जो है अमात्यों एवं अध्यक्षों की सहायता के से जो है प्रांतों के शासन को चलाते थे। अर्थशास्त्र पूछा जाता है किसकी रचना है? तो चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 वर्गों में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में किया है। जो पहला है वह है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा योद्धा, चौथा पशुपालक, 5वां कारीगर, 6वां निरीक्षक और 7वां मंत्री। तो कुल 7 वर्गों में इन्होंने बांटा था। 46वां क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, वज्जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। और इन 16 महाजनपदों में 10 जो है गणतंत्र थे, जिनमें 8 वज्र संघ तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की प्रमाणिक सूची मिलती है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि महाजनपदों की प्रमाणिक सूची कहाँ मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। 47वां क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे वेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? तो वह है उत्तर वैदिक। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 48वां क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा ऋग्वेद। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसकी प्राचीनतम पांडुलिपि व शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ होता करता था। कौन करता था? तो होता करता था, इसलिए इसे वह होबरी वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ जेद अवेस्ता के साथ अद्भुत समानता है। अवेस्ता एवं ऋग्वेद भारोपीय भाषा के 2 प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का आरंभ जो है अग्नि की उपासना से होता है और ऋग्वैदिक काल ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय है। 49वां क्वेश्चन है, वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा आयुर्वेद से। वाग्भट्ट की जो है अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय काय, शल्य, शालाक्य आदि 8 अंगों का जो है वर्णन है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, द्रव्य गुण विज्ञान का विस्तृत इसमें वर्णन है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 50वां क्वेश्चन है, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और लोथल पूछा जाता है कहाँ है, किस राज्य में?
तो ये गुजरात में है और ये भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो यहाँ पे सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। और 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सी हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात प्रांत के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में ये अवस्थित है। और यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है? तो वह है आपका धौलावीरा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 53वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो इस सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। भारत में विदित है कि हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के विकास का प्रथम साक्ष्य माना गया है और इस सभ्यता के लोगों का जीवन अधिकांशतः नगरीय था। वर्तमान में आधुनिक नगरों के विकास का आधार हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जा सकता है। तो सी विकल्प आपका सही होगा। 54वां क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया हड़प्पा कालीन स्थल, सूची 2 में है पुरातात्विक अवशेष, और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सबसे पहला दिया गया है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका बड़ा अन्नागार, यानी कि ये का हो जाएगा दूसरा। फिर है लोथल, लोथल का संबंध हो जाएगा ईंटों से बनी गोदी, और यानी कि बी का हो जाएगा आपका तीसरा। फिर है कालीबंगा, कालीबंगा हो जाएगा नगर दुर्ग और निचली बस्ती, तो सी का पहला हो जाएगा। सुतका गेंडोर, इसका संबंध होगा नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती से, यानी कि डी का हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, अब देख सकते हैं कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? तो वह था हाथी, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर हाथी, गेंडा, चिता तथा भैंसा विराजमान है। तो हाथी ऑप्शन में है, इसलिए सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो यह है नवपाषाण युग की, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। नवपाषाण कालीन स्थलों में बुर्जहोम एवं गुफकराल जो कि कश्मीर प्रांत में है, यहाँ से जो है अनेक प्रकार के मृदभांड एवं प्रस्तर तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ के प्रमुख औजार वसूली, छेनी आदि द्वारा कृषि कार्यों को संपन्न किया जाता था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा नवपाषाण युग। अगला जो क्वेश्चन है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार मिला था। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, पल्लवरम से। और 58वां क्वेश्चन है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा आपका, पैसरा। पैसरा कहाँ है? तो ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार से जो है प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पैसरा ये पाषाण युग का पूरा स्थल है। अगला जो क्वेश्चन है, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे। तो वह थे ले मेजुरायर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ले मेजुरायर ने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित टोंस नदी घाटी में पासिलदार सिल्ट प्राप्त कर नवपाषाण काल की खोज की और घिसाईदार, चोंचदार तथा पालिशदार औजारों के उपयोग से नवपाषाण काल का संबंध है। और 60वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो आप सबको पता होगा, कई बार ये को बताया भी जा चुका है। तो यहाँ पे डी विकल्प से होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत के जो है बेताज बादशाह एवं हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के नाम से प्रसिद्ध हैं बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज की स्पष्ट मांग की और कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने 1916 ईस्वी में पुणे में होम रूल लीग नामक आंदोलन भी चलाया था। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक जो है कहा था। तो यदि पूछा जाए कि भारतीय अशांति का जनक जो है ये
वैलेंटाइन सिरोल ने किसको कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को ही। 61वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इनके द्वारा केवल एक ही बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में की थी। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कर्नाटक में है। और कानपुर अधिवेशन 1925, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। और काकीनाडा अधिवेशन जो दिया गया 1923, इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। जबकि गुवाहाटी अधिवेशन 1926 की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने की थी। और इसी अधिवेशन में ही पहली बार जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 62वां क्वेश्चन है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो वह है शेख नसीरुद्दीन महमूद। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, और ये अंतिम क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था? तो वह था इब्राहिम खान गारदी। ये विकल्प सही हो जाएगा आपका। 14 जनवरी 1761 को जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। और इस युद्ध में इब्राहिम खान गारदी का भारी तोपखाना उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। उधर अब्दाली की ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया। और इस युद्ध में मराठों की ओर से दत्ताजी, इब्राहिम गारदी, सदाशिव जैसे महान सेनापतियों की मृत्यु हुई। इस समय मराठा शासक बालाजी बाजीराव था। यानी कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा शासक कौन था? तो बालाजी बाजीराव था, जो कि युद्ध के कुछ ही दिन बाद वह मर गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका इतिहास का पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी में आपका जो है सामाजिक विषय के अंतर्गत ये आपका हिस्ट्री आ जाएगा, जिनका भी हिस्ट्री होगा तो उनके लिए जो है महत्वपूर्ण है। और पीजीटी के लिए भी ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।